Jai Hind to one and all. Today I am here with the 8th class SST. Today our topic is today we are going to study chapter number 10. It is of civics part, our society. Today our topic is major social problem. In that we are going to study drinking of liquor and drug addiction, then child labor, and after that we are going to study welfare of SC/ST, means scheduled caste and scheduled tribe and other backward classes. So let's start. In our previous lecture, we have studied introduction to our society, or we have studied a lot about how education and democracy is important. How education and democracy is the basic mean of our society, and we have also discussed some major social problem like illiteracy. And we have also discussed the position of women in the society in an Indian society. Okay, पिछले लेक्चर में हमने देखा था सोसाइटी और सोसाइटी का इंट्रोडक्शन देखा था, और इसके अलावा एजुकेशन और डेमोक्रेसी के बारे में देखा था कि किस तरीके से एजुकेशन और डेमोक्रेसी, यदि एजुकेटेड लोग हैं तो किस तरीके से वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, और किस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर वो एक अपना जो क्लियर रोल है उसको प्ले कर सकते हैं। ओके, और डेमोक्रेसी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। फिर हमने मेजर प्रॉब्लम देखे थे। मेजर सोशल प्रॉब्लम में हमने केवल पहला देखा था जो कि इलिटरेसी। आज भी हम देखेंगे मेजर सोशल प्रॉब्लम ड्रिंकिंग ऑफ लिक्वर एंड ड्रग एडिक्शन एंड चाइल्ड लेबर देखेंगे। हमने इसके अलावा पिछले चैप्टर में पोजीशन ऑफ वुमेन भी देखा था कि इंडिया के अंदर वुमेन की पोजीशन कैसी है। इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत से समाजों के अंदर तो वुमेन की पोजीशन काफी अच्छी है, और बहुत से समाजों में वुमेन की जो पोजीशन है वो अभी भी कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। तो आज हम देखेंगे मेजर सोशल प्रॉब्लम के अंदर ड्रिंकिंग ऑफ लिक्वर एंड ड्रग एडिक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Drinking is another social evil, especially in the developing countries like India. This habit is running many families. The drug addiction tortures the children and the human at the home, and this spoils the peace of the family life and the economic problem rise. Such families do not get the social respect. It is rather unfortunate that apart from the drinking addiction of smack, brown sugar, hashish, Gudka, etc. is on a rise in the country. It is a ruining health of the people. At present, the law have been enacted not to drink and smoke in the public places, buses, trains, etc. Has been being taken from the physicians to free people of their addictions. Drug rehabilitation centers and the spiritual sermons are required helpful in this direction. Drug addiction is instrumental in the increasing crime rate. Moral values are on the one, and the efforts to alleviate this habit is more venturing. It was due to his teaching that the prohibition on the liquor has been included in the Part 4 of the Indian Constitution under the directive principle of the state policy. Okay, अब हम देखेंगे ड्रिंकिंग, लिक्वर एंड ड्रग एडिक्शन। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत बुरा सोशल एविल है, मतलब समाज की बहुत बुरी बुराई है ये। ड्रिंकिंग लिक्वर मीन शराब पीना, या ड्रग एडिक्शन, ड्रग लेना। बहुत सारे ड्रग होते हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे कि हीरोइन है या कोकेन है या चरस वगैरह है। ये सब ड्रग्स वगैरह की कैटेगरी में आते हैं। लिक्वर को ड्रिंक करना, लिक्वर जैसे कि शराब वगैरह है, तो ये बहुत बड़ा सोशल एविल है। ये सोशल एविल तब बन जाता है जब किसी व्यक्ति की आदत बन जाती है लिक्वर्स को लेना या ड्रग को एडिक्ट करना, या उसकी जब आदत बन जाती है तो ये स्वयं के लिए भी पर्सनली भी नुकसानदायक होता है और उसकी फैमिली के लिए भी नुकसानदायक होता है। इससे फैमिली का पीस वगैरह बिगड़ जाता है, शांति बिगड़ जाती है पूरे समाज के अंदर, मीन्स पूरी फैमिली में शांति भंग हो जाती है। शांति क्यों भंग हो जाती है? क्योंकि व्यक्ति जब लिक्वर को लेता है या ड्रग को लेता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, और जो उसका जो मेंटल वो एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर्स उसके अंदर पैदा हो जाता है, और जो मेंटली बैलेंस है उसका वो बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से ही सोशल एविल या सोशल प्रॉब्लम का रूप ले लेता है। जब एक फैमिली में ऐसा हो रहा है तो 2 फैमिली, 4 फैमिली, 10 फैमिली मिलकर ये सोशल प्रॉब्लम का रूप ले लेता है। ओके, और कहीं ना कहीं इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी पैदा हो जाती है, क्योंकि लिक्वर वगैरह या ड्रग वगैरह महंगे आते हैं, पैसे भी इसमें खर्च होते हैं, और जब व्यक्ति इसका आदी हो जाता है, उसको आदत हो जाती है, तो जो अपने वो उसने किसी इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए पैसे रख छोड़े या रखे उसने, तो उसको भी वो इसी चीज के अंदर सर्व कर देता है।
तो कहीं ना कहीं उसके घर में एक इकोनॉमिक क्राइसिस इससे पैदा हो जाती है और कहीं ना कहीं ऐसी फैमिली को सोशल रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, समाज के अंदर एक अलग अलग उनकी पोजीशन हो जाती है और सोशल रिस्पेक्ट भी उनको नहीं मिलती है। ओके, तो आज गवर्नमेंट ने कुछ कानून वगैरह ऐसे बनाए हैं कि जो आप पब्लिक प्लेस के ऊपर ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, या अभी थोड़े समय पहले कुछ कानून था कि हाईवे से जो शराब की दुकानें हैं वो उसको डायरेक्टली हाईवे वगैरह पे नहीं लगा सकते, हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर रहेगी वो। ओके, इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह पब्लिक प्लेसेस पे, बसेस में, ट्रेन्स वगैरह में या दूसरे पब्लिक प्लेसेस में जैसे पार्क वगैरह में नहीं कर सकते। ओके, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट ने कानून बनाया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए हैं, तो ताकि जो लोगों को ये आदत लग चुकी है, जिनको ड्रिंकिंग की आदत या फिर ड्रग एडिक्शन की आदत लग चुकी है, तो उनकी आदत से उनको निजात मिले, कहीं ना कहीं उनको इसलिए गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल सर्वेंट्स वगैरह, कुछ हम स्पिरिचुअली भी कुछ ऐसे साधु संतों का सहारा ले सकते हैं जो स्पिरिचुअली हमें ट्रीट करें, या योगा वगैरह कर सकते हैं ताकि हमारी ये जो आदत है वो दूर हो सके। ओके, अब एक प्रॉब्लम सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम ये बन जाती है कि जो ड्रग एडिक्शन है या शराब लेना या जो लिक्वर लेना है, ये क्राइम को भी बढ़ावा देता है। ये चीज देखने में आई है कि जो बहुत सारे क्राइम होते हैं वो ड्रग्स के नशे में या लिक्वर के नशे के अंदर ज्यादा होते हैं। ओके, तो गांधी जी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने भी जो लिक्वर वगैरह या जो ड्रग्स वगैरह या जो शराब वगैरह है उसको एक सोशल एविल माना है, और कहीं ना कहीं उनकी टीचिंग के अंदर हमें ये बात नजर आती है कि शराब वगैरह जो है हमें नहीं लेना चाहिए, एक सोशल एविल है। तो इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, और इसके अंदर शराब को जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, और जो गांधी जी की टीचिंग है वहां से भी हमें ये बात मिलती है कि जो शराब वगैरह है वो सोशल एविल है और कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा देती है, तो हमें इसे नहीं लेना चाहिए। ओके, सेकंड नंबर पे आता है चाइल्ड लेबर। ये हमने बात करी ड्रिंकिंग ऑफ लिक्वर एंड ड्रग एडिक्शन की। सेकंड नंबर पे आता है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब क्या होता है? बाल मजदूरी करवाना या बच्चों से मजदूरी करवाना, बच्चों से काम करवाना। मीन्स अभी जब उनकी उम्र छोटी है, अभी उनकी पढ़ाई की उम्र है, उस उम्र के अंदर उनसे काम कराना ये चाइल्ड लेबर कहलाएगा। सो लेट्स स्टडी। Children are the future of the future citizen of the country. Being future citizen, they have to complete their education. The children must get the proper food, clothes, good health, facilities, education, so that they can build a strong India. Children up to 14 years of the age form a major portion of our population, and they cannot be ignored. Even today, most of the children are half-fed, half-clad. That the dwelling places think with the filth and the order. Poverty, malnutrition, and the lack of the education is the caressing and increasing the castle of the children, delinquencies and violence crimes. To fulfill these hankers in the family needs, the children are compelled to work at a tender age when they should go to schools. When the children under 14 years of the age are made to work for the living, it is known as the child labor. The government has banned child labor below 14 years. It is unlawful to employ children as laborers in the factories, hotels, shops and houses. देखिए, अगर मैं चाइल्ड लेबर की बात करूं तो जो चिल्ड्रन है या जो बच्चे होते हैं, ये आने वाले इंडिया का फ्यूचर है ना। आने वाले इंडिया का ये फ्यूचर डिसाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड होना जरूरी है या नहीं जरूरी? क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया या कोई भी देश जब भी आगे जा सकता है जब वहाँ के लोग हैं, जो सिटीजन है वो एजुकेटेड हों। या अभी हमने कल ही देखा था कि डेमोक्रेसी सही मायने में तभी डेमोक्रेसी जब वहाँ के पीपल अवेयर हो, एजुकेटेड हो। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ज़्यादा संख्या या ज़्यादा जो पॉपुलेशन वो चिल्ड्रन की पाई जाती है 14 साल से कम आयु के बच्चों की, तो इनका एजुकेटेड होना जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलाने को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ये कहना चाहिए फंडामेंटल राइट्स बना दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट करके। ओके, तो कहीं ना कहीं तो ये चाइल्ड लेबर है
इसको गवर्नमेंट ने बैन किया है। हमारे यहाँ पर 14 साल से कम आयु के बच्चे को फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, किसी शॉप्स के अंदर काम करवाना ये बैन है। ये कहीं ना कहीं ये अपराध की श्रेणी के अंदर आता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो इन काम को बच्चों से करवा रहे हैं। यदि हाउस होल्ड वर्क करवाया जा रहा है, उससे ऐसा हाउस होल्ड वर्क जो उसकी उम्र से बड़ा हो या कहीं ना कहीं कुछ भारी या हैवी चीजें उसको दी जा रही है जो उसकी उम्र के लिहाज से काफी ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, या उसके किसी शॉप्स पे काम कराया जा रहा हो, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पे कराया जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया है। देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम इसलिए कराया जाता है क्योंकि उसके फैमिली जो मेंबर्स होते हैं उनके पास पैसों की कमी होती है, वो गरीब होते हैं, वह और इसके अलावा बेगिंग वगैरह करते हैं। तो वहाँ पर वो सोचते हैं कि बच्चों वगैरह को अगर हम काम पे लगा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो आर्थिक तंगी है वो दूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो सोचना है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा और सही ये शिक्षा लेंगे तो शिक्षा के बाद में जो ये क्वालिटी प्रोडक्ट या ये क्वालिटी इनके अंदर पैदा होगी एजुकेशन की वजह से, और उस क्वालिटी से जो ये चीज़ें कमाएंगे वो ज़्यादा कमाएंगे बनिस्बत एक इलिटरेट रहने के। तो इस तरीके से लोगों को अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, टीवी के माध्यम से या पोस्टर्स के माध्यम से या होर्डिंग्स के माध्यम से भी गवर्नमेंट बताती है कि जो चाइल्ड लेबर है ये एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है। जो कोई भी अपने फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह में यदि चाइल्ड लेबर करवाता है, चाइल्ड लेबर अगर वहाँ पर है तो उसको जो है सजा हो सकती है। ओके, तो ये भी एक सोशल क्राइम है, हमें अपने आसपास भी ध्यान देना चाहिए, इस क्राइम को होने से रोकना चाहिए। आगे वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का वेलफेयर और अदर बैकवर्ड क्लासेस का वेलफेयर ये हम देखेंगे। ओके, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री all the people enjoy equal rights. Certain caste in India are socially backward and economically weaker. They have been given special privileges by the Indian Constitution to enable them to come at par with the rest of the society. देखें, आप लोगों को मालूम है कि इंडिया के अंदर पुराने टाइम में कुछ कास्ट सिस्टम वगैरह थे, मतलब इंडियन सोसाइटी को अलग अलग कास्ट के अंदर बांटा गया था। तो कुछ ऊंची कास्ट के लोग, कुछ नीची कास्ट के लोग इस टाइप से माने जाते थे। तो आज भी इंडिया के अंदर जो बहुत सी कास्ट ऐसी है कि जो बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली और सोशली वो बैकवर्ड क्लासेस है। मतलब इकोनॉमिकली अगर देखें तो उनकी कंडीशन बहुत खराब है, पैसे वगैरह उनके पास में कम होते हैं, गरीबी ज्यादा है। सोशली भी वो बहुत बैकवर्ड है। ओके, और एजुकेशन के मामले में भी बहुत बैकवर्ड है। तो गवर्नमेंट ने इन कास्ट को ऊपर उठाने के लिए, ताकि ये जो बेसिक लाइन है, एक जो हमारे देश के अंदर जो मूलभूत चीजों से ये जुड़ सके और इसके अलावा अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, और ये जो कास्ट है ये भी जो बाकी दूसरी कास्ट है उसके मुकाबले में उनके कांधों से कांधे मिला के खड़ी रह सके, तो इस तरीके से जब ऊपर आ सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इनको बहुत सारी जो सुविधाएं दी गई है, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से ज़्यादा इनको दिया गया ताकि ये ऊपर उठ सके। ओके, देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस दिस कास्ट वर इग्नोर्ड। इंडिपेंडेंस से पहले इन सारी कास्ट को इग्नोर किया गया, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। ओके, और इनको कहीं ना कहीं ये गरीब जो थे तो वो गरीब ही रह गए, क्योंकि इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। जो ऊंची जात के लोग थे अपने यहाँ इनको काम नहीं देते थे, और बहुत सारी जगह इनको काम नहीं मिलता था, और इनको यदि काम भी दिया जाता था तो निचले स्तर का काम दिया जाता था। ओके, तो इसी वजह से ज्यादातर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो पुअर भी हैं और इलिटरेट भी हैं। ओके, अब बाद में क्या हुआ, जब हमारी देश की आज़ादी हुई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को समान अधिकार दिया गया। मतलब अब ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं इनको भी समान अधिकार है, ये किसी भी क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं, एजुकेशन वगैरह ले सकते हैं, और इनको कोई भी अब यदि अगर इनको कोई मना करता है, जाति के आधार पर रोकता है, तो कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता है। ओके, देखिए, अब कुछ प्रमोशन और प्रोटेक्शन की मैं बात कर लेता हूं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें दिए। देयर इंटरेस्ट एंड राइट्स हैव बीन मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस का राइट्स वगैरह दिया है। अनटचेबिलिटी को क्राइम करार दे दिया गया है। अनटचेबिलिटी मतलब अछूत होना,
इसको क्राइम करार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति देश के अंदर अछूत नहीं है, चाहे वो कोई भी कास्ट को बिलोंग करता हो। ओके, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस वगैरह दिए इन पीपल को, और कुछ लॉ वगैरह बनाए गए हैं कि अगर ऐसे लोगों को यदि कोई एक्सप्लॉइट करता है तो ये क्राइम की श्रेणी में आता है। ओके, उसे इनजस्टिस माना जाएगा कि वो कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस कर रहा है। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल गवर्निंग बॉडीज के अंदर ऐसे लोगों की सीट रिजर्व होती है, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों की सीट रिजर्व होती है। और इसके अलावा इन लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में इनकी जो सीट्स वगैरह रिजर्व की गई है। ओके, आगे हम बात कर लें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह में भी इनकी सीट रिजर्व की गई है और गवर्नमेंट की तरफ से इनको स्कॉलरशिप्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विस में इनको रिलैक्सेशंस वगैरह दिया जाता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर भी रिलैक्सेशन दिया जाता है और एज के ऊपर भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है भाई? जो अपने आप को अपर कास्ट का मानते हैं या जो दूसरी कास्ट के लोग कहीं ना कहीं उनके साथ तो ये भेदभाव हो रहा है ना, कि इन लोगों को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और बाकी लोगों को रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये भेदभाव नहीं है, ये तब तक इनको रिलैक्सेशन है तब तक जब तक कि ये एक बेसिक लाइन पे नहीं आते, उसके बाद में कहीं ना कहीं इसको हटा लिया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट इन इट्स एफर्ट्स टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज टेकिंग स्पेशल मेजर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द SC/ST, बट इट इफेक्ट्स on the attitude of our society towards them. With the spread of education and awareness, changes are being noticed. People of this category today are public servants, साइंटिस्ट एंड जजेस। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए कि SC/ST और OBC के लोगों को ऊपर लाया जा सके। आज गवर्नमेंट के एफर्ट्स के कारण ही ऐसे लोग जो है बहुत सारे सेक्टर्स में हमें दिखाई देते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स है, साइंटिस्ट है, जजेस वगैरह है। ओके, तो इनका एजुकेशन के अंदर परसेंटेज बढ़ा है, इनका सोशल लेवल बढ़ा है। जाहिर सी बात है, जब इनमें एजुकेशन बढ़ेगी तो लोगों की निगाह में कहीं ना कहीं लोगों की निगाह में इनका रुतबा वगैरह भी बढ़ेगा। उस एजुकेटेड की निगाह से लोग इनको देखने लगेंगे। ओके, द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन हैव आल्सो शोन इंप्रूवमेंट। इस तरीके से इनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर इंप्रूवमेंट वगैरह आएगा। ओके, तो ये लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 10 था ये सिविक्स का, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9 हिस्ट्री का। इसलिए अभी हमने नहीं किया है क्योंकि वो लेंजी चैप्टर है। तकरीबन उसमें 8 to 15 डेज लगेंगे चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो अभी यहाँ से हम वही चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं जो छोटे हैं। ओके, बाद में जब आपकी क्लासेस वगैरह लगेंगी तो वहाँ पर उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे जो ज़्यादा बड़े हैं या लेंजी वगैरह है। ओके, तो आज का होमवर्क आपको मैं नीचे व्हाट्सएप वगैरह पर आपके दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।